क्लियर है? पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रीवा और सतना बघेलखंड में नहीं है ना? रीवा और पन्ना का पठार एक अलग भौगोलिक क्षेत्र है। तो जियोग्राफिकली रीवा इज नॉट पार्ट ऑफ बघेलखंड। कल्चरली ये बघेलखंड की राजधानी है, सांस्कृतिक रूप से बघेलखंड की राजधानी है, क्योंकि बघेलों की राजधानी है ना? लेकिन बघेलखंड की शुरुआत सोन नदी के दक्षिण से होती है। सोन रीवा जिले की सीमा के समानांतर बहती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो उसके नीचे बघेलखंड का पठार है। जब कभी आप छत्तीसगढ़ पीएससी देंगे, जो देंगे, जब भी वैकेंसी आएगी तो देंगे ही आप, तो आप पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं। उसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है बघेलखंड का पठार, ये वाला हिस्सा कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये कहलाता है बस्तर या दंडकारण्य का पठार। ये भी आपको पठार दिख रहा है ना, पीला पीला? तो छत्तीसगढ़ के 3 भौगोलिक हिस्से हैं। नदर्न पार्ट इज बघेलखंड का प्लेटो, सदर्न पार्ट इज दंडकारण्य प्लेटो और बस्तर प्लेटो, एंड द मिडिल, ये जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है हल्का सा, दिस इज छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि महानदी का बेसिन है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है महानदी, है ना? धान का कटोरा ये मैदान कहलाता है। राइस बाउल छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है, छत्तीसगढ़ नहीं कहलाता, मैदान कहलाता है। ठीक है? पर्वतीय प्रदेशों में तो धान होगी नहीं, भारी मात्रा में नहीं होगी, जैसे दाल चावल खाने के लिए आपको जरूर धान मिल जाएगी। क्लियर है? तो बघेलखंड का एक छोटा सा हिस्सा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ जा चुका है। अब ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये शायद थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। ये राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है बघेलखंड का पठार, नॉर्थ ईस्ट में है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ है, अभी अभी आप देख लिए। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ जा चुका है, छोटा सा हमारे पास है, और इसके जिले ये हैं: शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और सीधी। कटनी पूरा का पूरा बघेलखंड में नहीं आता है, कटनी का छोटा सा भाग बघेलखंड में आता है, मतलब आधा भाग। जो छोटी महानदी है उसके इधर का हिस्सा बघेलखंड है, छोटे महानदी के उस पार का हिस्सा मालवा के पठार का अंग हो जाएगा, बुंदेलखंड का अंग हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ये प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ विंध्यन, यहाँ बहुत तरह की चट्टानें मिलती, यहाँ आपको थोड़ा सा डेक्कन ट्रैप बीच में मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्लेटो इज मेड बाय विंध्यन रॉक सिस्टम, भारी मात्रा में गोंडवाना रॉक्स हैं। सिंगरौली बेसिन का गोंडवाना चट्टानों का प्रदेश का सबसे प्रमुख एरिया है। मैं शायद कल आपको बता रहा था, जब रॉक सिस्टम आप पढ़ेंगे तो रॉक सिस्टम आपको नहीं आने वाला जल्दी समझ में, आपको उसको याद करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि अगर कडप्पा रॉक सिस्टम है तो क्या मिल जाएगा है? हर कडप्पा में डायमंड नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। हर कडप्पा में डायमंड नहीं मिलेगा। उस कडप्पा में जहां वॉल्केनिक इंट्रूजन हुआ है वहां डायमंड मिलेगा। दुनिया के 30% सुप्त ज्वालामुखियों में हीरा पाया जाता है। 30% ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कैरी डायमंड्स।
but only 1% of them are economically exploitable. मैंने आपको बताया था हीरा कितना कठिन है हीरा पाना। मतलब आपको इतनी सारी मिट्टी, ट्रकों मिट्टी को पानी में घोलना है, धोना है, छानना है, फिर उसमें से पत्थर निकलेंगे, पत्थरों को मैनुअली ढूंढ ढूंढ के देखना है, तोड़ तोड़ के कि इसमें कहीं हीरा तो नहीं है। नॉर्मली जो पन्ना में हीरे की माइनिंग का ठेका लेने वाले लोग होते हैं, जो जमीन लीज में लेते हैं, वो बर्बाद ही हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले बर्बाद हो जाते हैं, बिटकॉइन में पैसा लगाने वाले बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं होते बर्बाद, ज्यादातर बर्बाद होते हैं। कुछ तो जीतते हैं तब न बाजार चल रहा है। शेयर मार्केट आप देखते हैं कि नई ऊंचाइयां छू रहा है तो आपको लगता है कि हम लगा दे पैसा, काहे छूटे पाई। आपने लगाया पैसा और आप डूबे, पक्का तय। आप पैसा लगाए और हारे, ये तय है, क्योंकि जीतेगा वो जिसको कि बाजार का ज्ञान है और जो पूरा टाइम बाजार को मॉनिटर करता है। तो लोग वो जीतते हैं, आप हारते हैं। जुआ खिलाने वाला हमेशा जीतता है, जुआ खेलने वाला हमेशा, ऐसे ही सट्टा है, ऐसे ही हीरे की माइनिंग है। ज्यादातर लोग हार जाते हैं। किसी किस्मत वाले को एक हीरा मिलता है तो अखबार में छपता है, पन्ना में आज इतने लाख रुपए का हीरा मिला, ओकर कितना डूब गया के पहले इसका खबर आपको नहीं पहुंचती। तो पन्ना जाने मत लगिएगा आप हीरे की माइनिंग के लिए, मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ इतना था। तो हीरा मिलेगा कडप्पा में, धारवाड़ में है, मैंगनीज और कॉपर मिलेगा, और गोंडवाना में कोयला मिलेगा। ठीक है। गोंडवाना रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन आप ऐसा समझिए कि 650 से 600 मिलियन ईयर एगो के बीच में हुआ, मोटे तौर पे। मतलब एक 60 मिलियन ईयर एगो का गैप है। 60 मिलियन का मतलब समझते हैं ना, 600 लाख साल। तो 360 मिलियन ईयर्स एगो से 300 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में कार्बोनिफेरस पीरियड था। वो मैं आपको अगले वाले में फिर बताऊंगा कि बघेलखंड के बाद जियोलॉजी शुरू करने वाले हैं तो फिर रिपीट करूंगा। इस समय क्या हुआ, ऊपर वाला महाद्वीप क्या नाम है उसका, लॉरेशिया। लॉरेशिया के नीचे कौन सा है, गोंडवाना। ठीक है। उसके बीच का समुद्र क्या कहलाता है, टीथीज सी। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, मिलाकर के क्या बना, लॉरेशिया। नीचे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मिलाकर के क्या बना, गोंडवाना। बीच में है टीथीसी। ठीक है। ये और ये एक दूसरे के पास आए जबकि मैं बात कर रहा हूं। कितने साल मैंने बताया, 660 से 600 तक, लगभग लगभग। ठीक है, मिलियन ईयर से गो। और ये दोनों मिलकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट बने, पैंजिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी में जीवों का जो जियोलॉजिकल इतिहास है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, याद है। पैलियोजोइक, अब बोल दो, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियो मतलब पुराना, मेसो मतलब बीच का, सिनो मतलब अभी का, नया, वर्तमान। अभी जो चल रहा है वो क्या है,
सिनोजॉइक है। ठीक है, ये घटना यहां की है, सॉरी ये घटना यहां की है। यहां पर तो डेक्कन का बना, डेक्कन बने तो हमने सिनोजॉइक में प्रवेश किया। ये पैलियोजॉइक एरा में, मतलब जब पृथ्वी पर पुराने वाले जीव आए थे, पैलियोजॉइक एरा के आखिरी के वर्षों में पूरी पृथ्वी में भारी जंगल थे, खूब पानी बरसता था, 100 मीटर से ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, घनघोर जंगल था। जंगल था इसलिए जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक। कुछ जीव थे, इंसेक्ट्स आ गए थे, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर चलने वाले भूमिचर आ गए थे, वर्टिब्रेट्स पैदा हो गए थे। जब पानी में ऑब्वियसली मछली वछली थी ही, जलीय जीव थे ही। इसी समय वाली घटना हो गई। वो दोनों पास है। पास आने का मतलब शायद आप समझ रहे हो कि भयानक जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, भूगर्भीय घटनाएं हुई, खिसक रही है ना प्लेटें बहुत तेजी के साथ, तब ना पास में आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर भूकंप आया, जोरदार भूकंप आया। देखिए ये उस जमाने की बात है जब हम और हमारे किसी पूर्वज का इस धरती पर अस्तित्व नहीं था, ये सब अंदाजा है। ये पृथ्वी की सतहों को पढ़ करके जियोलॉजिस्ट्स ने अंदाजा किया है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ दाहिने बाएं भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। जब वो भूगर्भिक हलचलें हुई तो बड़े बड़े जो पर्वत थे वो ढह गए, और ढह के गिरे किसके ऊपर? जंगलों के ऊपर। और पूरे की पूरे वर्षावन, जो मैं बता रहा हूं 100-100 मीटर ऊपर के पेड़ थे, पूरे की पूरे वर्षावन जमीन के नीचे दब गए। ठीक है, अब पेड़ जमीन के नीचे अगर 6,000 लाख साल तक दबा रहेगा, 6 लाख, 6,000 लाख तक, मतलब 600 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब हुआ 6,000 लाख साल तक अगर दबा रहेगा तो क्या होगा? उसका कोयला बन जाएगा। वो वाला काल जब ये रेन फॉरेस्ट कोयले में कन्वर्ट हुए कहलाया कार्बोनिफेरस। गोंडवाना रॉक सिस्टम का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ। ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। कोयले कब बने, गोंडवाना कब बना? बाकी ये पैलियोसियो ये सब ना पूछेगा आपको, पर वो कार्बोनिफेरस पूछता है, ट्राइएसिक पूछता है, जुरैसिक पूछता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है, ये जो कार्बोनिक फेरस काल का गोंडवाना रॉक सिस्टम है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। और जो भारत की सबसे प्रसिद्ध रानीगंज की कोल माइंस है छोटा नागपुर में, वो भी गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही है। और सतपुड़ा में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में दो नदियां हैं, कान्हन और पेंच, कान्हन और पेंच। इनकी नदी घाटियों में भी गोंडवाना रॉक सिस्टम है। कान्हन और पेंच नदी की घाटी में भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोल डिपॉजिट सतपुड़ा में, कान्हन और पेंच घाटी में भी है। ध्यान रखिएगा, अगर
गोंडवाना रॉक सिस्टम में कोयला है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसके बाद उसके बाद वो जब डेक्कन ट्रैप पढ़ रहे थे आप, तब मैंने बताया था कि एक चिकसुलू में मीटियर आके टकराया, फिर भूगर्भी खलचलें हुई, तो उसमें भी ना जंगल दबे होंगे। उस काल में जंगल दबे, वो टर्शरी है, तृतीयक युग है। उस काल में जो जंगल नीचे दबे, उनका कोयला अभी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत दिन हुए ही नहीं। ये 6,000 लाख साल पहले घटना है। ये वो 650 लाख साल पहले की घटना है। तो 650 लाख साल में वो अच्छे से काला नहीं हो पाया है, तो उसको हम कहते हैं भूरा कोयला, लिग्नाइट कहलाता है। सुने होंगे आप, सुने। ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये जबलपुर में है, नर्सरी के जबलपुर। ठीक। सुहागपुर, जोहिला, ये शहडोल और अनूपपुर का जो कोयला का क्षेत्र है, जो कंटिन्यूअसली आगे छत्तीसगढ़ में चला जाता है, वो सब गोंडवाना रॉक सिस्टम है। इतने में ठीक है, आगे बढ़े। सोन यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। जलायित प्रतिरूप मैं आपको बाद में बताऊंगा जब नदियां पढ़ाने लगूंगा। प्रतिरूप ही प्रतिरूप है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? यहीं से जोहिला निकलती है, यहीं से सोन निकलती है। सोन मैंने आपको बताया था नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है, थोड़ा सा दाहिने की तरफ गया। यहां से एक और नदी निकलती है, ये नदी है छोटी महानदी। ठीक है। ये कैमूर पर्वत श्रेणियां है। ये जो पर्वत श्रेणी है, ये कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है। बघेलखंड की सीमा इसके वेस्टर्न बाउंड्री में दरअसल छोटी महानदी बना रही। छोटी महानदी भी यहीं से निकलती है। मैकाल पर्वत से छोटी महानदी भी निकलती है डिंडोरी जिले में। ठीक है। छोटी महानदी के दाहिने का जो हिस्सा है, राइट हैंड का जो हिस्सा है, वो बघेलखंड का पठार। फिर छोटी महानदी यहां पर आकर के ये यहां पर सोन से संगम करती है, और सोन राइट हैंड टर्न करके फिर विंध्या पर्वत श्रेणी के नीचे नीचे आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर सबसे मुख्य नदी इसलिए सोन हो गई। यहां से निकलने वाली जोहिला यहां पे इससे मिलती है। ये बनास है, ये गोपद है। इसी की एक सहायक नदी है महान। कभी परसदी गए हैं? शिकारगंज गए हैं? शिकारगंज में एक नदी है जिसका सोन नदी से संगम हो रहा है। मैं सीधी जिले में आपके पड़ोस की बात कर रहा हूँ, 30-40 किलोमीटर। कौन सी दो नदियों का संगम है वहां पे? हा? नदी संगम है ना, शिकारगंज के नीचे पिकनिक स्पॉट है, वहां लोग जाते हैं ठंड के मौसम में, भरता रोटी बना के खाते हैं, भीड़ लगी रहती है, मेला लगता है। वो सोन और बनास नदी का संगम है, ये यहाँ की बात कर रहा हूं। उसके थोड़ा सा पहले परसली रेस्ट हाउस का नाम आपने सुना होगा। संजय टाइगर रिजर्व सुने हैं? संजय टाइगर रिजर्व के पास में ही परसली है।
परसली में जंगल के बीच में एमपीटीसी का एक होटल बना हुआ है, उसके पीछे से निकलती है महान नदी। वही महान नदी यहां पर आकर के बनास से मिलती है, और ये वाली नदी गोपद है। गोपद और बनास ये सीधी की दो प्रमुख नदियां हैं। इसीलिए सीधी जिला का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, उसकी तहसील का नाम गोपद बनास है। गोपद और बनास नदियों के नाम पर गोपद बनास है। रीवा संभाग अकेला ऐसा संभाग था एक जमाने में जिसके जिला मुख्यालयों की तहसील का नाम उस शहर के नाम पर नहीं था। मध्य प्रदेश की हेडक्वार्टर वाली तहसील का नाम क्या है? आप अपने पते में लिखते होंगे ना, तहसील क्या लिखते हैं? हुजूर। तहसील रीवा नहीं लिखते, तहसील हुजूर। शहडोल में, शहडोल हेडक्वार्टर की तहसील सुहागपुर कहलाती है। सुहागपुर बेसिन है ना ये लिखा हुआ, सुहागपुर कहलाती है। सीधी की गोपद बनास कहलाती है। और सतना की, जैसे आप हुजूर लिखते हैं तहसील हुजूर, तो सतना वाला क्या लिखता है? तहसील रघुराज नगर लिखता है। वो की तहसील का नाम है रघुराज नगर। पुराने रीवा संभाग के जो 4 जिले थे उनकी तहसील का हेडक्वार्टर जो था वो शहर के नाम पर नहीं था, तहसील का नाम दूसरा था। ठीक है, चलें। मैं आपको नदी समझा रहा था, तो नदी सिस्टम आपको बघेलखंड का समझ में आ गया। वहां पे एक लिखा हुआ था कि यहाँ पर बहने वाली नदियां जालायित प्रतिरूप बनाती, अंग्रेजी में उसको ट्रेलिस पैटर्न करते हैं, वो मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा। ट्रेलिस पैटर्न ये इनके लिए नहीं लिखा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो पैरेलल सिस्टम, समानांतर है। इनकी जो सहायक नदियां हैं, एक्चुअली बघेलखंड का जो पठार है, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और आप जानते हैं ये 130 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है। इसका मतलब कि यहाँ की नदियों में, यहाँ पर्याप्त मात्रा में नदियां नाले होंगे, खूब भरपूर मात्रा में। ये ऐसे ऐसे बहते हैं, एक ऐसे बहा, एक ऐसे बहा, बीच में ये पहाड़ी है, फिर ये गया तो इससे मिल गया, ये गया तो इससे मिल गया। छोटे छोटे बहुत सारे नदी नाले पहाड़ों के इर्द गिर्द, ऐसे एक बीच में पहाड़ी है, पानी इधर से निकला, फिर यहाँ पे ढाल थी तो इधर मुड़ गया, एक इधर से आ रहा है तो इससे मिल गया, तो अब थोड़ी सी बड़ी नदी बन गई। आगे गए तो पहाड़ी थी तो पूरी नदी इधर मिल गई, इतने में यहां से एक नाला आ रहा था तो वहां मिल गया। तो कुल मिलाकर के जाला 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 आपको दिखाई देगा ऊपर से, जब सैटेलाइट से झांकेंगे बैठ के नीचे तो। इसलिए इसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। बघेलखंड की नदियां जालायित प्रतिरूप बनाती हैं। ये पैटर्न आपको फिर ऊपर हिमालय में देखने को मिलेगा, गंगा यमुना में नहीं। जालायित जो प्रतिरूप है, ट्रेलिस जो पैटर्न है, वो आपको बड़ी नदियों में नहीं देखने को मिलेगा। जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं वो जाले की तरह चलते हैं अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो, क्योंकि पहाड़ से ही पानी गिरता है, जो झरने बनाता है वही पानी तो बहता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा मामला है, और ये पूछता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश की किस भौगोलिक क्षेत्र के बीच से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा रीवा पन्ना के पठार के नीचे से निकलती है। कर्क रेखा बुंदेलखंड के नीचे से निकलती है। कर्क रेखा का मध्य उच्च प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, चंबल की घाटी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं लेना। कर्क रेखा नर्मदा सोन घाटी के नॉर्थ से निकलती है।
लेकिन कर्क रेखा दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच से निकलती है, वन इज मालवा एंड द अदर इज बघेलखंड। ठीक है, तो अगर इन दो में से कोई एक ऑप्शन में है आपके कि कर्क रेखा इनमें से किसके बीच से होकर के गुजरती है, तो जो एक हो वही आपका उत्तर है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो तब है। और आजकल तो आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन सी तारीख को चालू हुआ, क्योंकि लड़त रहा, पीएससी डिलीट कर दी। भारी इंटेलेक्चुअल, एक मतलब एक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कमेटी बैठाई गई जांच करने के लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तुम्हारे जांच पर चालू हुआ, वो एक बघेलखंड होगा, क्योंकि बघेलखंड के ज्यादा मध्य से गुजरती, मालवा के पठार से हल्का सा नीचे जाती है, लेकिन बघेलखंड के ठीक बीच से निकलती है कर्क रेखा। दोनों ऑप्शन में अगर होंगे तो उत्तर बघेलखंड होना चाहिए। ये मौसम अभी हम लोग पढ़ेंगे। मिट्टी आपको जानना जरूरी है हर क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी के क्षेत्र के चारों तरफ लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी के बीच बीच में पीली मिट्टी है। जब लाल मिट्टी का और जबरदस्त हाइड्रोशन हो जाता है तो वो पीली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बघेलखंड के क्षेत्र में आपको पीली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगी। ये अनूपपुर शहडोल वाले इलाके में, उमरिया में आपको बीच बीच में पीली मिट्टी के स्पॉट मिलेंगे। ये पूरा इलाका बीच बीच में कहीं आपको काली मिट्टी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि प्रतिबंधित है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं 650 लाख साल में बह बह के कहीं भी पहुंच सकती है काली मिट्टी। पर बेसिकली लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का यहाँ पर आपको मिश्रण मिलेगा। और लाल मिट्टी आप जानते हैं कि उपजाऊ नहीं है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब घुल चुके हैं। पीली मिट्टी और कम उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। लाल मिट्टी में इसलिए घने साल के वन पाए जाते हैं। साल के वनों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है और साल के वनों की ऊंचाई बहुत होती है। सागौन के पेड़ की ऊंचाई कम होती है, सागौन के पेड़ सॉरी साल के पेड़ की ज्यादा होती है। जहां घने साल वन पाए जाते हैं वहां अबुझमाड़ होता है, मतलब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाती। लिहाजा दो कारण हो गए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए और पौधों को जिंदा रहने के लिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट चाहिए, दोनों नहीं है। इसलिए यहाँ पर झाड़ियां और घास नहीं पाए जाते। वन घने हैं, इतने घने हैं कि पूरा अंधकार छाया रहेगा, लेकिन नीचे आपको जमीन में ना झाड़ियां मिलेंगी ना घास मिलेगी। साल का पेड़, इसलिए साल का पेड़ कहते हैं कि हैंड पंप की तरह होता है। हैंड पंप किसको कहते हैं, व्यक्तित्व में, माने हैंड पंप तो वही जिससे पानी निकालते हैं, पर पर्सनालिटी हैंड पंप की किसकी कहलाती है, जो इतनी दिखाई दे पैसे 100 गुना होए। हैंड पंप इतना दिखाई देता है और उसका पाइप कितना नीचे जाता है। ऐसे ही साल का पेड़ होता है, जितना आपको दिखाई दे रहा होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे उसकी जड़ें जाती हैं। तो साल का पेड़ नीचे से न्यूट्रिएंट खींचता है और इस कारण उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। सागौन के पेड़ का लोग प्लांटेशन कराते हैं और कहते हैं 5 साल में आप सागौन बनाइए और बेच लीजिए। साल के पेड़ का प्लांटेशन आपने कभी नहीं सुना होगा। एक बार आपने साल का जंगल काटा और आप समझ लीजिए कि पर्यावरणीय तबाही हो गई, क्योंकि अब उस मिट्टी पर दोबारा तुम प्लांटेशन करते करते मर जाओगे, चारा नहीं उगने वाला है। और एक बार साल का पेड़ काटे और अगली पानी बरसा, पूरी मिट्टी इरोड हो जाने वाली। इसलिए साल के पेड़ के एरिया में जब माइनिंग वाइनिंग होने वाली होती है तो काफी हल्ला गुल्ला मचता है, जैसे कि अभी सिंगरौली में मचा हुआ है।
महान कोल बेल्ट को लेकर के। अनुमति दें कि न दें, कोयला बहुत है नीचे, पर ऊपर का जंगल काटना पड़ेगा। जंगल काटे और जय सिया राम। ठीक है, तो यहाँ घने वन पाए जाते हैं, लाल मिट्टी है, साल के वन पाए जाते हैं। बाकी बांस हर जगह मिल जाता है आपको, तेंदू हर जगह मिल जाता है, तो तेंदू, टीकर, ये छोटे छोटे जंगल भी पाए जाते हैं। चूंकि वर्षा अधिक है और मिट्टी लाल है, इसलिए यहाँ चावल की खेती प्रधानतया होती है। लेकिन ये राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश नहीं है, ध्यान में रखिएगा, है ना। राइस बाउल छत्तीसगढ़ का मैदान है, पर यहाँ चावल की खेती होती है। और जो बेस्ट चावल होता है खाने वाला, वो यहीं मिलता है। वो अलग अलग नाम आपने सुने होंगे ना, विष्णु भोग और ये भोग और ये भोग, वो सब यहीं से आते हैं। ठीक है, बघेलखंड है, कोई दिक्कत समस्या इतने में कोई इशू है नहीं। आखिरी कहानी, मेंस में यदि आपको लिखना है, मुख्य परीक्षा में यदि आपको लिखना है, तो कुछ बिंदु जो याद करके आप लिख सकते हैं, बशर्ते सवाल 6 नंबर तक का हो। ये कंपैरेटिव चार्ट है। क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है मालवा का पट्टा, और सबसे छोटा है बघेलखंड का पट्टा। फिर नीचे से दूसरे नंबर पर है बुंदेलखंड का पट्टा, ऊपर से दूसरे नंबर पर है नर्मदा सोन घाटी। ये एक क्रम भी अगर आपको याद है, हल्का फुल्का सा, क्षेत्रफल कभी नहीं याद होगा आपको कि कितने स्क्वायर किलोमीटर है, पर परसेंटेज हो सकता है कि आपको याद हो जाए। तो पहले नंबर पर जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे रीवा पन्ना का पठारा बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट किया जाता है, बघेलखंड का पठारा बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व किया जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम और मध्य में पाया जाता है ना, और चंबल नदी की घाटी नॉर्थ में पाई जाती है। ठीक है, एक पहली चीज आपको लोकेशन बताना होगा, ये याद रखना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रफल का लगभग लगभग एरिया। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन, दूसरे नंबर पर कौन, सबसे छोटा कौन, और नीचे से दूसरे नंबर पर कौन। क्योंकि पूरी संभावना है कि जब वो ये पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो मालवा का पठार ऑप्शन है में ना हो और आप बाल नोचते रहिए अपना, और छोटा पूछे तो बघेलखंड ऑप्शन में न दे, तब बिलियान बागा की कहा है ना। तो दो दो याद रखना पड़ता है। एमपीपीएससी कुछ भी कर सकता है आपसे, कुछ भी। पिछले साल उसको ये नहीं पता था कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तब आप कल्पना कर सकते हैं। उसने पूछा कि कुंभ मेला इनमें से कहाँ लगता है, और फिर नहीं डिसाइड कर पाया। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, फाइनली प्रश्न डिलीट कर दिया गया। ये तय नहीं हो पाया कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। अब इस साल उसने भारत छोड़ो आंदोलन डिलीट कर दिया। तो एमपीपीएससी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए सही उत्तर हो सकता है ऑप्शन में ना रखे, और रखे तो 1.25, 1.5, 1.25 और 2 छोड़ दे, उत्तर 2 है चट्टाने। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मध्य भारत का पठार, वो जो ग्वालियर चंबल वाला आप एरिया पढ़े थे, वहां कडप्पा भी है, विंध्य भी है, और नवीन एलुवियम चंबल नदी ने अपनी घाटी में जलोढ़ मिट्टी जमा की है, तो न्यू एलुवियम भी वहां पर है। ठीक है, वहां की कडप्पा में हीरा नहीं है, वहां की कडप्पा में चूने के पत्थर मिलेंगे आप। बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट नीस है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं आपको रनेह जलप्रपात कई बार घुमाया हूं, है ना।
सिल हैं और डाइक हैं जो सतह पर आ चुके हैं। क्लियर है? रीवा पन्ना के पठार में विंध्य और कडप्पा है, इसी कडप्पा में हीरा मिलता है। रीवा पन्ना के पठार वाले पन्ना के हिस्से के कडप्पा में हीरा मिलता है। मालवा का पठार पूरा डेक ट्रैप और बेसाल्ट से बना है, इसकी कहानी खूब पढ़ी आपने। नर्मदा सोन घाटी भी डेक एंड ट्रैप का ही हिस्सा थी एक जमाने में बनने के पहले। वहां पर कडप्पा, धारवाड़ और विंध्य भी आपको मिलता है। धारवाड़ इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में ट्रैप भी है, मैंने आपको बताया था। ऊपर की तरफ छिछली काली मिट्टी की परत पाई जाती है जो डेक्कन ट्रैप से बनी है। ग्रेनाइट भी वहां पर है। गोंडवाना, कान्हन और पेंच नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। धारवाड़ मैं भूल गया हूं, जहां पर की क्या मिलता है, तांबा और राइट। बघेलखंड के पठार में विंध्य रॉक सिस्टम में कुछ नहीं मिलता, ये चूने का पत्थर वाला एरिया है। और गोंडवाना में प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं, अभी अभी आपने देखा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर देखिए खनिज। ये लगभग लगभग हम लोगों ने देख लिया। बुंदेलखंड के पठार में हीरा, और वो जो कडप्पा वाली है उसमें लाल पत्थर मिलता है, आपने देखा था ना। चला गया। इसमें जो आपका ग्वालियर का किला बना है, जो आपका आगरे का किला बना है, वो लाल किले के नाम से जाना जाता है ना, वो सब यहीं से निकाला जाता है। रीवा पन्ना के पठार में हीरा और सोने का पत्थर है। मालवा के पठार में आपको कुछ नहीं मिलता है, मिनरल्स नहीं है, सिर्फ झाबुआ में रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस मिलता है, बहुत कम मात्रा। नर्मदा सोन घाटी में तांबा मैंगनीज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में बॉक्साइट, और बघेलखंड के पठार में कोयला मिलता। क्षेत्रफल, अच्छा मिट्टी पे आइए। मिट्टी भी मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके हैं, अगले चैप्टर में जब जाएंगे तो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। मध्य भारत के पठार में काली मिट्टी और एलुवियम है, एलुवियम वो चंबल वाली है। बुंदेलखंड के पठार में काली और लाल मिट्टी है ना। रीवा पन्ना के पठार में काली और लाल मिश्रित मिट्टी है, ये आप वाली है। मालवा का पठार काली मिट्टी का है, नर्मदा सोन घाटी काली मिट्टी की है, सतपुड़ा में काली है, और ऊपर पहाड़ियों पर लेटराइट पाई जाती है, कल हम लोगों ने देखा था, है ना। बघेलखंड के पठार में लाल और पीली मिट्टी मिलती है। वन, ये भी हम लोग देख चुके। मध्य भारत का पठार, यहाँ पानी 75 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए वन कटीले होंगे। यहाँ पानी नहीं होगा, वहां कटीले वन होंगे। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना। कटीले वन की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं ताकि पत्तियों से एवेपोरेशन न होने पाए, क्योंकि पानी पहले ही नहीं, या फिर वो कैक्टस का रूप धारण कर लेते हैं, मोटी हो जाती है और पूरा पानी उसमें संचय करके रखते हैं। अर्ध शुष्क कटीले वन। बुंदेलखंड का पठार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वन, हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। अंग्रेजी में ये कहलाता है, अंग्रेजी में ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ये कहलाता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है, पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे जंगल जो अपनी पत्ती साल में एक बार झाड़ देते हैं और पत्ती विहीन हो जाते हैं। ऐसा वो ग्रीष्म काल में करते हैं ताकि एवेपोरेशन न हो। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार में भी यही मिलते हैं। ये भी सागौन का एरिया है, बुंदेलखंड का पठार, ये भी सागौन का एरिया है। ठीक है, दोनों सागौन एरिया। फिर आगे बढ़ेंगे आप, मालवा का पठार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सेम है, लेकिन मालवा के पठार में आपने देखा था कि वन नहीं, वन है, इसके
पार्ट में, मतलब रीवा पन्ना के पठार से जो लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ आपको वन मिलेंगे और वहां आपको यही सागौन के वन मिलेंगे जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का है। नर्मदा सोन घाटी अर्ध शुष्क पर्णपाती और सतपुड़ा में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा वहां पे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पानी ज्यादा बरसता है, इसलिए वहां पर मिलेगा आपको मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, और यही आपको बघेलखंड के पठार में मिले। जंगल के दृष्टिकोण से सतपुड़ा में देखेंगे तो जंगल में पश्चिम की तरफ जो उसका क्षेत्र है वहां आपको सागौन मिलेगा, और पूर्व की तरफ का जो क्षेत्र है आपका, जो छिंदवाड़ा बालाघाट तक जो एरिया जाता है, वो रेड सॉइल का एरिया है, वहां पर साल के वृक्ष मिलेंगे आपको। ठीक है, साल ट्रूली डेसिडुअस नहीं होता। सागौन लगभग 1 महीने के लिए पूरा पत्ती विहीन होता है, लेकिन साल के पेड़ रेगुलर अपनी लीव्स शेड करते रहते हैं। सीजनल शेडिंग ऑफ लीव्स साल के वन में नहीं होती, क्योंकि पानी वहां पर्याप्त है। और वो खींच भी पानी कहां से रहा, नीचे 250 मीटर जहां आपका ट्यूबवेल नहीं जाता, वो वहां से साल का पेड़ पानी खींच रहा होता है। ठीक है, कृषि मध्य भारत का पठार हमारी सरसों की हांडी है, यहां धान लिखा हुआ है, ये सरसों की हांडी है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार पानी नहीं बरसेगा तो ज्वार होगा, अगर सिंचाई होने लगेगी तो गेहूं पैदा करने लगेंगे, है ना। सिंचाई से धान पैदा करना थोड़ा सा कठिन होता है, अगर पानी नहीं बरसा है तो धान मुश्किल काम होती है, क्योंकि धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। लेकिन रबी वाली जितनी भी आपकी क्रॉप्स होती हैं वो कम पानी में हो जाती है। सिंचाई जहां पर होती है वो रबी वाले क्रॉप को ज्यादा फायदा करती है, खरीफ वाले को कम करती है। रीवा पन्ना के पठार, ठीक है, ये आपका हिस्सा है, गेहूं और धान होगा। मालवा के पठार में मुख्य है कपास, जो बेसिक आपको याद रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल है। सोयाबीन अब पिछले 20-25 साल से खेती होने लगी है, और गेहूं का भी वो रिचेस्ट एरिया है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेहूं यही मिलती है, जिसको आप शरबती गेहूं कहते हो, कभी सुने हो ना शरबती गेहूं। मालवा का किसान कभी भी सरकार को गेहूं नहीं बेचता। सरकार खरीदेगी अगर 2200 रुपया में, उसका गेहूं मंडी में बिक रहा होगा 3000 रुपया मंडी में, क्योंकि उसके गेहूं की क्वालिटी ही अलग। शुद्ध शरबती गेहूं आपको सीहोर वाले इलाके में मिलेगा, अपने यहाँ नहीं मिलता। अपने यहाँ भी जो देसी गेहूं बोते हैं उसको कहते हैं कि शरबती है, पर शरबत नहीं होता। शरबत माने मीठा। मुख्य गेहूं का क्षेत्र यही है मध्य प्रदेश का, ये कपास का भी क्षेत्र है, ये सोयाबीन का भी क्षेत्र है, और ये गेहूं का भी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी में सेम है, काली मिट्टी है, नर्मदा सोन घाटी में भी काली मिट्टी है, तो वही जो मालवा के पठार। सतपुड़ा मैकालनी कुटकी और चावल, मतलब जहां जंगल साफ कर लिए हैं वहां चावल, उदव या कुटकी, ये सब पानी मांगने वाली फसलें हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पानी खूब होता है, जहां जहां बीच बीच में जंगल साफ करके छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं वहां इनकी खेती की जाती है। बघेलखंड का पठार चावल और ज्वार का क्षेत्र है। ठीक है, बरसात के मौसम में चावल और ज्वार। यहीं पर जायद फसल भी नेचुरली की जाती है। रबी के फसल मौसम में जितनी भी नदियां हैं, देखिए बघेलखंड के पठार की जमीन उबड़ खाबड़ है, सीधी उदी गए होंगे तो आपको समझ में आता होगा।
पर आपको बघेलखंड की ट्रोपोग्राफी एक्चुअल समझने के लिए शहडोल और अनूपपुर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पूरी जमीन ऊबड़ खाबड़ है और कई कालों की छोटी छोटी चट्टाने यहाँ पर मिलती हैं। ये जो नदियां हैं ये बरसाती प्रकृति की, तो बरसात के मौसम में नदी के किनारे या नाले के किनारे आपको बघेलखंड पठार में कभी नहीं रहना चाहिए, कि आपको कभी नहीं पता है कि कब बाढ़ आ जाएगी। आप जहां बैठे हैं वहां धूप निकली हुई है, ऊपर पहाड़ में पानी बरस गया, आपके बैठे बैठे अचानक से आप बह गए, बाढ़ आई नदी में और आपको लेके चल दी। पर ये गतिविधियां ठंड में नहीं हो पाती, तो ठंड के मौसम में नदी का पानी कम हो जाता है, वो सोता के रूप में किनारे किनारे बहता है, और उसके किनारा जो होता है नदी का, मोटे किनारे का बाकी वाला जो हिस्सा होता है, ये अब खेती के लिए उपलब्ध हो जाता है। यहां पर लोग खेती करते हैं क्योंकि यहाँ पानी भी पर्याप्त मात्रा में होता है, मिट्टी भी उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ ठंड की फसल भी ले लेते हैं, उसके बाद गर्मी की फसल भी ले लेते हैं, क्योंकि पानी सोतों में बना रहता है। तो जायद फसल का भी एरिया है ये। जायद का फसल का मतलब समझते हैं ना, गर्मी के मौसम में जो फसल ली जाती है, जिसमें ज्यादातर कमर्शियली उड़द और मूंग की खेती होती है। आपके गांव में एक आध एंटरप्रेन्योर किसान किस्म के लोग होंगे जो 2-3 एकड़ में ये खेती कर रहे होंगे। नहीं, आपके गांव में हो सकता है कि ना हो, 10 गांवों के इलाके में एक आध आदमी आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि हमको तो सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल से पानी चाहिए ना, और हमारे एरिया में गर्मी के मौसम में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो सिंचाई के लिए कहां से मिलेगा गांव में। अगर पानी उपलब्ध है और आप गर्मी में खेती कर रहे हैं, तो गर्मी में जो तीसरी फसल आप लेते हैं वो जायद कहलाती है, और जायद में मूंग और उड़द की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। आप सब्जी भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा लाभ का धंधा है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र इस तरह समाप्त होते हैं। क्या कहते हैं सत्यनारायण भगवान, रेवा खंडे प्रथम अध्याय की तीसरी, नहीं की तीसरी से शुरू करते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का ये द्वितीय अध्याय था। पहला अध्याय था सामान्य परिचय और दूसरा था भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा अध्याय जो कल से शुरू होगा वो मैं आपको लगभग लगभग पढ़ा चुका हूं। मध्य प्रदेश का जियोलॉजी, भूविज्ञान, वो ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं। वो मध्य प्रदेश का सबसे कठिन है, मतलब समझने के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की यात्रा करनी पड़ती है। टाइम मशीन में डालिए तो 4,600 लाख साल, नहीं नहीं कम बोल दिया, 4.6 अरब वर्ष पहले चले जाइए, 4,600 करोड़ वर्ष पीछे जाइए, तब आपको समझ में आता है कि चट्टाने आज की तारीख में जो है वो कैसे बनी। तो टाइम मशीन में डाल करके आपको वो यात्रा करवाना थोड़ा सा कठिन काम होगा। कोशिश करूंगा, कोशिश ये होगी कि वो कल ही शुरू खत्म भी हो जाए। थैंक यू।